यहाँ के डिविजनल कमिश्नर श्री विजय विदुड़ी जी, आईजी पी कश्मीर श्री विधि कुमार विरदी जी, यहाँ के डीआईजी साहब, डीसी साहब, एसएसपी साहब, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी अधिकारी सहयोगी, सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के साथी वजाहत फारूक भट्ट, मुदस्सिर डार, सुश्री अनिका नज़ीर, राब्ताए अवाम के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों तथा युवा मित्रों, मैंने सभी स्पीकर्स को ध्यान से सुना है। जो मुद्दे उठाए गए हैं उनको भी सुना है। इतने मुद्दे हैं कि सबका समाधान तुरंत करना कैसे होगा, ये आगे मैं चर्चा करूंगा। सकारात्मक बदलाव और नई सामाजिक आर्थिक क्रांति के टॉर्च बियरर्स के रूप में मैं यहाँ के युवाओं को, यूथ को देखता हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में यूथ उपस्थित हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों। जो सैकड़ों नौजवान हैं, मुझे लगता है कि वही आवाम की चेतना की रोशनी है और आवाम के प्रकाश पुंज भी वही है। हम सब जानते हैं कि मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर में 65% पॉपुलेशन हमारी 35 ईयर से कम है। इसका मतलब कि 65% आवाम की रंगों में हर पल कुछ न कुछ नया कर गुजरने की ख्वाहिश है। जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, ये उमंग उनके दिमाग में निरंतर चलता रहता है। अनगिनत टैलेंट भी छुपा हुआ है। नौजवानों के इस हुजूम में नई जिंदगी की आकांक्षा के चिराग भी जल रहे हैं। नए मिजाज के साथ वह आवाम का मुकद्दर तरासने को भी बेकरार है। मैं पिछले कुछ वर्षों में हजारों से ज़्यादा नौजवानों से रूबरू हुआ हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मैंने महसूस किया है कि उनकी आंखों में उज्जवल जम्मू कश्मीर के भविष्य और विकसित भारत के सपने दिखाई पड़ते हैं। वे कैसे सफ़र पर हैं जिसकी मंजिल खुशहाल शांतिपूर्ण जम्मू कश्मीर है। वह खुदा की इस खूबसूरत कायनात को अपने हुनर से बेहतर बनाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की एक ऐसी ताकत है ये, जिसने अमन में खलल डालने वालों की साजिशों को बेनकाब किया है और लोगों को तरक्की के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ाया जाए इसका प्रयत्न किया है। मैं मानता हूं कि जब नौजवानों की ऊर्जा और उनके डायनेमिक एक्शन को डेवलपमेंट, कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है, तब वह न सिर्फ अपनी नई चेतना, क्रिएटिविटी, इनोवेशन और अपनी मेहनत और अपने साहस से पूरे इलाके के ट्रांसफॉर्मेशन को जन्म देते हैं, बल्कि आवाम की बेहतरी के लिए अनेक सेक्टर्स को प्रभावित करते हैं। बड़ा मुद्दा यह है कि नौजवानों की ऊर्जा को कैसे चैनलाइज किया जाए। और मैं बधाई देना चाहता हूं सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के जुड़े सभी युवा साथियों को, जो इस काम में दिन रात मेहनत से लगे हुए हैं। इनकी मिलीजुली संयुक्त ताकत और टीम भावना से जमीन पर किए जाने वाले कार्य जम्मू कश्मीर को शक्तिशाली बनाने में, यहाँ की पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में सबसे मजबूत रिसोर्स साबित हो सकती है, सबसे ताकतवर संसाधन साबित हो सकती है। मैं इस फाउंडेशन के कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। पिछले 4 वर्षों से इनके काम को भी देखा है। केवल इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में जो काम ये कर रहे हैं, निश्चित रूप से
सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये फाउंडेशन जिस उद्देश्य को लेकर के काम कर रहा है वो अपने मंजिल तक जरूर पहुँचे। एक शेर है कि बड़ा दिल फरेब होगा यहाँ पतझड़ों का मौसम, बड़ा दिल फरेब होगा यहाँ पतझड़ों का मौसम, किसी साख पर खिलूँगा यही फैसला किया है। वो हवा जरूर आए मेरी रात साथ लाए, मैं चिराग हूँ जलूँगा यही फैसला किया है, मैं चिराग हूँ जलूँगा यही फैसला किया है। साथियों, मैंने जम्मू कश्मीर की तरक्की को देखा है। पिछले 4 वर्षों में प्रयत्न भी इसके लिए किए गए हैं। माई मिशन इज़ माई नेशन, और इस मिशन में आप सभी का एम्पावरमेंट ये प्राथमिकता रही है। मैं कह सकता हूं कि युवा शक्ति को विशेष रूप से कैसे सही रास्ते पर लाया जाए, उनके लिए कैसे अवसर उपलब्ध कराए जाएं, इसकी कोशिश हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आशाओं, आकांक्षाओं और उनके सपनों को पूरा करने के अनेक प्रयत्न हुए हैं। ये जो मिशन यूथ डिपार्टमेंट है, यहाँ नया डिपार्टमेंट बना था नवंबर 2020 में। अगस्त महीने में मैं आया था, 31 अक्टूबर, उस समय दरबार मूव हुआ करता था। मुझे वो दिन याद है, लास्ट फ्राइडे था अक्टूबर महीने का, 27 अक्टूबर तारीख थी। तो उस समय के चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम साहब ने मुझे कहा कि साहब आपको सेक्रेटेरिएट चलना होगा। जब मैं गया तो मैंने देखा 217 ट्रकों में फाइल लद के तैयार खड़ी थी। मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये फाइल जम्मू जाएगी। हमने कहा आज के इस आधुनिक युग में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में फाइल श्रीनगर से जम्मू जाएगी, जम्मू से श्रीनगर आएगी। उसके बाद से ऑनलाइन सर्विसेज का सिलसिला शुरू हुआ, ई गवर्नेंस का सिलसिला शुरू हुआ, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज ऑनलाइन सर्विसेज में वी आर नंबर 1 इन द कंट्री एंड मध्य प्रदेश इज नंबर 2। 31 अक्टूबर को 2 दिन की एक सेमिनार हम लोगों ने की थी। जो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए देश में काम करते हैं, इंडस्ट्री के लोग हों, एकेडमिया के लोग हों, ऐसे अनेक लोगों को बुला करके उनसे चर्चा करने के बाद ये मिशन यूथ की आइडिया ने जन्म लिया था। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मिशन यूथ ने सबको बदल दिया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ संतोष के साथ कि एक अच्छी शुरुआत जम्मू कश्मीर में मिशन यूथ ने प्रारंभ की है। ये कोई सामान्य डिपार्टमेंट भी से मैं नहीं मानता हूँ। मिशन यूथ को नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने का कैसे माध्यम बनाया जा सके, इसकी कोशिश हुई है। और इस मिशन की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि भारत सरकार से जो धन जम्मू कश्मीर को आता है, तमाम इमदाद जो मिलती है, उसका सही उपयोग हो सके। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि पैसा यहाँ पहले भी आता था, आज भी आता है, लेकिन उस पैसे का कितना सही सदुपयोग हो ये बड़ा आवश्यक है। नौजवानों को बरगलाया गया, भड़काया गया, गलत रास्ते पर ले जाने के लिए अनेक लोगों ने प्रेरित किया, और वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो सारी सुविधाओं से लैस थे। समय बदला, और मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर का युवा या आवाम एक नए युग की तरफ देख रही है, और काफ़ी हद तक उस दिशा में आगे भी बढ़ी है। युवाओं की क्षमता तथा ऊर्जा से इस मुकद्दस ज़मीन का उज्जवल भविष्य बने, इसकी कोशिश हुई है, ईमानदार कोशिश हुई है। नौजवानों को भी अब समझ में आया है कि कुछ लोगों ने अपना तो भला किया, लेकिन बाकी नौजवानों की चिंता नहीं हुई। अब नई सदी, नए युग के अधिकार आप सबको मिल रहे हैं, आगे और मिलेंगे। अपने भविष्य की रेखाएं आप खुद खींच सकेंगे, कोई दूसरा आपकी तरक्की में रुकावट न पैदा कर सके, ऐसी व्यवस्था बनी है और ये व्यवस्था कायम रहेगी। अभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन साहब हम सबके बीच बोल रहे थे, उन्होंने एक सवाल
किया, एक बात कही कि सरकार के साथ एकदम सरकार चुनी हुई जनता की प्रतिनिधि है, उस सरकार के साथ जम्मू कश्मीर के विकास, समृद्धि और शांति के लिए जरूर काम किया जाएगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। स्टेटहुड का मुद्दा बड़ा चर्चा में है। मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान देंगे तो संसद में जब ये बात उठी थी तो देश के गृह मंत्री जी ने जो बात संसद में कही थी, 7 असेंबली की सीटें यहाँ बढ़ गई थी, 83 से 90 हो गई थी। उन 7 असेंबली सीट्स की बाउंड्री जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं तय कर सकता। भारत के संविधान में व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगा तभी उनकी बाउंड्रीज तय हो सकती हैं। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन बना था। कमीशन 3 बार जम्मू कश्मीर आया, डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया, पॉलिटिकल पार्टी से विभिन्न जिलों में गया और वो प्रक्रिया 22 में ख़त्म हुई। तो उस दिन गृहमंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह बात कही थी कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। अभी 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर में थे इंटरनेशनल योगा डे पर। उस दिन भी उन्होंने SKICC के सभागार से जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित किया और ये बात कही 21 जून को कि विधानसभा के चुनाव भी जल्द होंगे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जरूर दिया जाएगा, जल्द दिया जाएगा। मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों का काम अलग होता है। जो बात संसद में कही जाती है वो एक तरह से बाइंडिंग है, उसे सरकार को मानना ही होता है। ये एश्योरेंस सरकार जब संसद के पटल पर देती है तो वो उसको उतना ही सत्य मानिए जितना सूरज पूरब से निकलता है। तो इसमें किसी को कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत सरकार का कमिटमेंट है वो ज़रूर होगा। मैं आपको एक महाभारत की छोटी कहानी बताना चाहता हूँ। अर्जुन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है। अपने कर्म को लेकर के उनके मन में बड़ा संदेह पैदा हो गया कि उन्हें करना क्या चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम उस फूल के बारे में सोचो जो किसी बाग में खिलता है। वह फूल न सिर्फ आसपास की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि आसपास वह सुगंध भी देता है, और कई तो ऐसे होते हैं जो शहद माने हनी भी लोगों को देते हैं और वो देने में प्रसन्न होता है, उसे खुशी महसूस होती है और बदले में वो आवाम से कुछ वापस नहीं मांगता है क्योंकि उसका काम जो है वो निस्वार्थ है, सेल्फलेस है। ऐसी ही एक कहानी 12वीं सदी के सूफी संत इमाम गजाली साहब की भी है। एक बार वह मगरिब की नमाज के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उनके सामने एक शैतान आया। उसने कहा कि इमाम साहब मैं जन्नत से सीधा आ रहा हूँ और वहाँ चर्चा चल रही थी कि आपको धरती के बहुत बड़े संत के रूप में चुना जाए और इसलिए आपके स्टेचर को देखते हुए फैसला किया गया है कि अब आपको नमाज के लिए तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। इमाम साहब ने उसके असली रूप को पहचान लिया, जैसा अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे, भेड़िया और जानवर, और बड़े अदब से कहा कि शैतान साहब, पहली बात तो ये है कि नमाज मेरे लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, और जब पैगंबर साहब खुद नमाज पढ़ते थे तो मैं गरीब इमाम कैसे अपने इस कर्म से बच सकता हूँ, कैसे मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर शैतान गायब हो गया। ये दोनों कहानियाँ इस बात की प्रतीक हैं कि नियत कर्म के रास्ते पर आपको निरंतर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको भटकाना चाहेंगे, लेकिन उनसे स्वयं भी बचना है और आवाम को भी बचाना है। इस कार्य में समाज के हर एक वर्ग और ख़ास तौर से इस्लामिक स्कॉलर्स, रिलीजियस लीडर्स और जो लोग एकेडमिया से जुड़े हैं उनसे मेरा विशेष रूप से अनुरोध होगा कि आपको विशेष रूप से इसमें योगदान देना होगा। यहाँ नौजवानों
को भी मैं कहूँगा कि एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, उनकी ऊर्जा, उनकी क्रिएटिविटी को कैसे चैनलाइज करके आवाम के और जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास में लगाया जाए। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन इस काम में आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। आज आप एक जम्मू कश्मीर जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि कई सेक्टर्स में यहाँ बड़ी चर्चाएं हुई हैं। एक एक विषय पर मैं बोलूँगा, समय लगेगा। टूरिज्म, इंडस्ट्री, एजुकेशन, एक बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, और मैं बार बार कहता हूँ कि उसमें जो क्षमता है वो किसी सेक्टर में नहीं। एजुकेशन तो खैर कहीं भी किसी समाज की बेहतरी के लिए आवश्यक है, और जो HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के लंबी चर्चा के बाद बना, जो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। पिछले 1.25 साल से ज़्यादा समय हो गया, 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया। पूरे 5 साल की कार्य योजना है। 29 वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, डेयरी हो, फिशरी हो, सेरिकल्चर हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो किसान जिससे जुड़ा है उसकी चिंता उसमें नहीं की गई है। मोटे तौर पर 13 लाख परिवार हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। उसमें भी 2,62,000 फैमिली हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। हमारी ज़रूरतें क्या क्या हैं, फॉडर की हमारे पास बड़ी कमी है। जितना फॉडर चाहिए उसका 40% हम प्रोड्यूस करते हैं। मीट हम बाहर से मंगाते हैं, एग बाहर से मंगाते हैं। मिल्क डेफिसिट स्टेट हम थे। ऑयल सीड्स हो, मिलेट्स हो, पल्सेस हो, सब में हमारे पास कमी थी। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद मैं आपको 2 बात कहना चाहता हूँ। एक, जो GDP में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का है जम्मू कश्मीर के, उस विशेषज्ञों की समिति ने कहा है कि वो डबल हो जाएगा, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं आपके बीच कह रहा हूँ कि डबल नहीं, ये 2.5 गुना होगा। इतना आप जरूर निश्चिंत रहिए। 29 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रही हैं। मैं पीछे अनंतनाग गया था, 5-6 महीने पहले की बात है, जब पैडी का कल्टीवेशन शुरू हुआ था। मैं तो फॉर्मेलिटी करनी थी, धान का पौधा लगाया। किसान थे, कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर थे, कुछ नौजवान थे। एक युवा इंजीनियर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, उसने नौकरी छोड़ करके होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की 3 स्कीम लेकर के वो काम कर रहा है। उसने भी मंच से भाषण किया था और उसने कहा कि जितनी सैलरी मैं पाता था उससे ज़्यादा सैलरी मैं अपने 6 एम्प्लॉइज़ को दे रहा हूँ। ये बदलाव उसके कारण हुआ है। एक यंग बच्ची जिसने कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई करी थी, वो भी HADP की 2 स्कीम्स लेकर के खुद का जीवन तो बदल रही है, अपने परिवार का जीवन तो बदल रही है, अपने साथ 4 नौजवानों के जीवन को और उसने बदला है। मैं एक छोटी बात बताता, आप सब लंबे समय से रह रहा हूँ, मैं तो 4 साल से कश्मीर या जम्मू देख रहा हूँ। आपको ध्यान होगा मस्टर्ड की पैदावार यहाँ नहीं होती थी। पिछले 2 साल से आपने देखा होगा कि जब मस्टर्ड का समय आता है तो पूरी वैली लगती है कि एक येलो रिवोल्यूशन आ गया है कश्मीर वैली में। अब मस्टर्ड की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और भी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर आप सोचेंगे कि मस्टर्ड की खेती से क्या लाभ हो जाएगा, तो सीधी बात एक समझ में आती है कि हमारे पास ऑयल सीड्स की डेफिसिट है, खाने के तेल की दिक्कत है, वो पैदा होगा। लेकिन मस्टर्ड के कारण 3 लाभ हो रहे हैं। एक, जितनी मस्टर्ड पैदा होती है उसमें मोटे तौर पर 34% ऑयल निकलता है और 66% वो ऑयल केक बनता है जिसे खली कहते हैं, जो पशुओं के चारे में काम आता है। तो जो फॉडर डेफिसिट है वो भी उससे कम हो रही। और तीसरी बात जो सबसे बड़े फायदे की है, कश्मीर घाटी में मधुमक्खियाँ
1 महीने पहले आ गई, जिससे हनी और बी कीपिंग के किसानों को बड़ा भारी लाभ पिछले 1.5 वर्षों से हुआ है। यहाँ कुछ लोग हैं, मैं भी जानता हूँ, और वो इस बात को जानते हैं। इस तरह से प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए, तो एक 13 लाख परिवारों का जीवन जिस दिन बदल जाएगा, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एप्पल पैदा होता है सबसे ज़्यादा, 2/3 एप्पल हम देश का पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्षमता है, अभी जितना एप्पल हम पैदा करते हैं उससे 2.5 गुना 3 गुना ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। उस दिशा में मैं लंबा समय नहीं लेना चाहता हूँ, इस पर अगर 2-4 घंटा में बोलूँ तो शायद मैं बात पूरी खत्म नहीं हो पाएगी। तो मैं मानता हूँ कि वो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर टूरिज़्म। यस, टूरिज़्म बड़े लोगों को रोजगार देता है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, प्रशासन उसको देखे, ठीक है, लेकिन जो लोग रहते हैं उनको भी देखना चाहिए कि अगर देश के या दुनिया के बाहर से लोग आ रहे हैं, हम कैसा अपने स्थान को रख रहे हैं, ये लोग वॉच करते हैं। और अगर हम अच्छी तरह से अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को साफ सुथरा रखेंगे, खातिरदारी में यहाँ के लोगों का कोई मुकाबला नहीं, तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और मुझे लगता है कि उससे निश्चित रूप से यहाँ की इकानमी बढ़ रही है। वो टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो, खोमचा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, शिकारा वाला हो, होटल वाला हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो ठीक ठाक होटल चला रहे हैं श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर वैली में खास तौर से, जिनके पास एक होटल था, उन्होंने एक नया होटल पिछले 3 वर्ष में बना लिया है। ये टूरिज्म का लाभ हुआ है, ये और बढ़े। और मैं बार बार कहता हूं कि विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहाँ करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का ये काम नहीं, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और आवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहें कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं। 40,000 50,000 बेकसूर लोगों की जान चली गई, कितनी माताओं ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई चले गए। बावजूद इसके वो लोग निरपराध निर्दोष लोगों को, जो जडमोर टनल बना रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, ऐसे निरपराध लोगों की जान लेने का हक किसी को है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो यकीन मानिए ये तस्वीर कभी बदलने वाली नहीं। केवल सिर्फ औपचारिकता कर देना, बयान दे देना, ये जो लोग काम करते हैं, मैं समझता हूं कि ये उनसे भी खराब लोग हैं। और फोर्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बार बार एक बात कहिए, किसी निर्दोष आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को शेल्टर देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निरपराध आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय का यही सबसे बड़ा तकाजा है और ये न्याय हो रहा है और आगे भी ये न्याय होता रहेगा। मैं थोड़ा दूसरी तरफ चला गया था। जम्मू कश्मीर का नौजवान, मुझे खुशी है कि इनोवेशन और स्टार्टअप द्वारा आज अपने भाग्य की रचना कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। पिछले 4 वर्षों में एक कोशिश हुई है, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन साहब कह रहे थे, देखिए सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती, ये बात सबको दिमाग में रख लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की एक दिक्कत है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी लोग चाहते हैं। मुझे एक दिन 2 नौजवान मिले, मैंने पूछा
कहा साहब हमने बेंगलोर से एमटेक किया था। हमने कहा कर क्या रहा हो? कर रहे हो? कहा साहब इंतजार कर रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर कब की पोस्ट कब एडवर्टाइज होगी। भाई एमटेक करने के बाद जूनियर इंजीनियर बनने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए तो काफ़ी था डिप्लोमा करके आप जूनियर इंजीनियर बन गए होते। माँ बाप का भी पैसा संसाधन बर्बाद किया, देश का भी संसाधन बर्बाद किया। मुझे लगता है कि अगर हमारे अंदर स्किल है तो हमें उस फील्ड में लगाना चाहिए। सरकारी नौकरियां सबको नहीं मिल सकती हैं, यह सच है। जो नौकरियां थीं 42,000 नौकरियां पिछले 4 वर्षों में दी गई हैं। अभी भी जो पद रिक्त हैं वो जल्दी से जल्दी भरे जाएंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अब किसी की सिफारिश से नौकरी नहीं मिलती थी और न आगे मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, मेरिट के आधार पर। अगर वो ठेला और सब्जी बेचने वाले का बेटा है, योग्य है, तो उसी को नौकरी मिलनी चाहिए। किसी रसूखदार के बेटे को नौकरी बिना मेरिट के नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जम्मू कश्मीर ने काफ़ी बेहतर काम किया है। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम PMEGP, जम्मू कश्मीर की आबादी 1%, पूरे देश की आबादी का 1% जम्मू कश्मीर की आबादी है। और आप जानते हैं PMEGP में जम्मू कश्मीर पिछले 2 साल से लगातार नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य नंबर 2 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 3 पर है। इसमें काम हुआ है, बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में काफ़ी नौजवानों ने आज वो इंटरप्रेन्योर बने हैं। लगभग अगर आंकड़ा देखेंगे तो ये संख्या 7 लाख से ज़्यादा है। और मैं जानता हूँ कि हर साल बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर अधिक से अधिक चलें। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी स्किल की बात हुई है। प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े कारपोरेट वहाँ भेज करके देश के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के भी 1.25 लाख नौजवान उसके लिए चिन्हित किए जा रहे हैं। उनकी स्किलिंग कराना, अप स्किलिंग कराना और वो कैसे अच्छी जगह काम कर सकें, इसकी व्यवस्था भारत सरकार भी कर रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी एक प्रोग्राम बनाया है 4 लाख नौजवानों को कैसे स्किल लेकर के उन्हें रोजगार दिया जाए। और मेरिट आधारित व्यवस्था का ही परिणाम रहा कि बारामूला के मोहम्मद अजहर सामान्य परिवार के हैं, यहीं के आसिफ बशीर हैं, पुलवामा के शहजाद हुसैन, सोपैया के इम्तियाज़ अहमद, कठुआ के दीवान चंद, बडगाम के अब्दुल रशीद, किश्तवाड़ के सतीश कुमार, ऐसे लोग जिन्होंने, जिनके परिवारों ने, जिनके पेरेंट्स ने कभी सोचा नहीं था कि हमारा बच्चा भी सरकारी अफसर बनेगा, आज सरकारी अफसर बने हुए हैं। स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। सच है कि जो दुनिया को और इंडस्ट्री को जिस तरह के स्किल की ज़रूरत है अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे। उसमें काफ़ी गुंजाइश है। ये ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हमें निरंतर सुधार करते रहना होगा। फिजिक्स के प्रोफेसर साहब ने एजुकेशन की और हमारे मित्र जो क्रिटिक हैं सारी व्यवस्थाओं के, उन्होंने भी कही ये सच है कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब, एक अभी टीचर भी बोल रहे थे, अब साइंटिफिक टेम्पर वाली एजुकेशन कैसे दी जाए, करिकुलम हम कैसे ठीक करें। अब करिकुलम ठीक करने में तो टीचरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या बच्चों को पढ़ाया जाए। नॉलेज इकानमी की बात बड़ी आज दुनिया में हो रही है, हमारे देश में भी हो रही है। मैं केवल आपको एक बात बताना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि हमारे पिताजी भी वही किताब पढ़ते थे, हम भी वही पढ़ते हैं और हमारे बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं। ये नॉलेज इकानमी दुनिया के लिए नया शब्द है, हमारे देश के लिए नॉलेज इकानमी नया शब्द नहीं है। जब दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ को, विकसित देशों को इसके बारे में ज्ञान नहीं था, तब हमारे देश में ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहां दुनिया के दूसरे देशों के लोग आ करके पढ़ करके यहाँ से जाते थे। और हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनता था, सोने की चिड़िया, बार बार हम कहते हैं इस बात को, आज भी दोहराना चाहते हैं। सोने की चिड़िया हम इसलिए नहीं थे कि हमारे यहाँ बड़ी गोल्ड माइन्स थी। सोने की चिड़िया हम इसलिए थे कि हम नॉलेज इकॉनमी थे, बेहतरीन प्रोडक्ट हम बनाते थे। दुनिया के बाजार में सबसे ज़्यादा स्टील की खपत हमारी होती थी, टेक्सटाइल की खपत हमारी होती थी और हम ये सामान दुनिया के बाजार में भेजते थे और वहाँ से सोना ले आते थे, इसलिए हम सोने की चिड़िया बने थे। NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं समझता हूँ कि वर्तमान पीढ़ी को सबसे अमूल्य उपहार
प्रधानमंत्री जी ने दिया है। एनईपी काफ़ी हद तक हायर एजुकेशन में आगे बढ़ी है। स्कूल एजुकेशन में भी वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो, इसकी कोशिश हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो निश्चित रूप से ठीक से लागू की जाए। डिज़ाइन योर डिग्री जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू किया है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने जब प्रेजेंटेशन किया जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हायर एजुकेशन उसने यूजीसी चेयरमैन को कहा कि भाई ये जो कार्यक्रम है ये पूरे देश के यूनिवर्सिटीज़ में लागू किए जाने की आवश्यकता है। कॉलेज ऑन व्हील्स, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इनोवेशन, स्टूडेंट ड्रिवन स्टार्टअप्स, ऐसे अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग, ITIs में, हमारे पॉलीटेक्निक्स में हों, इसका प्रयत्न प्रारंभ हुआ है और अनेक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस भी अब यहाँ आ गए हैं। IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भी है, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी आई हैं। शिक्षा ये आवश्यक है और मुझे लगता है कि युवाओं को अनुभव आधारित शिक्षा के अवसर प्रदान हों, इसकी कोशिश होनी चाहिए। नई पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए इंस्टीट्यूशंस 21st सेंचुरी के स्किल्स और इनोवेशंस को कैसे प्रमोट करें, इस दिशा में ध्यान दिया जाएगा। DPIIT के साथ आज खुशी है मुझे कि 825 स्टार्टअप आज रजिस्टर्ड है और आपको जानकर ये खुशी होगी कि उसमें 296 स्टार्टअप्स को हमारी बच्चियां लीड कर रही हैं। 296। वैसे JKEDI के साथ स्टार्टअप्स की संख्या 1600 है और जिस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मैं जाता हूँ मुझे खुशी है बताते हुए कि 75% से ज़्यादा गोल्ड मेडल बच्चियाँ पाती हैं। और एक यूनिवर्सिटी में मैं गया, स्कॉस जम्मू में, तो वहाँ PG कोर्सेस में 11 गोल्ड मेडलिस्ट थे, उसमें 10 बच्चियाँ थी, बच्चा केवल एक था। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं हर क्षेत्र में। और इंडस्ट्री की चर्चा करके मैं बात ख़त्म करूँगा, मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी, मुझे जम्मू जाना है। कार्यक्रम है जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार के सहयोग से बनी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना इंसेंटिव देश के किसी दूसरे राज्य ने नहीं दिया है और इस स्कीम के कारण हमारे पास 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए। 8,000 करोड़ के जो प्रपोजल थे वो हकीकत में बदल गए, 8,000 करोड़ से ज़्यादा। वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो गया है। लगभग 19-20 हज़ार करोड़ के जो प्रपोजल थे उनके काम चल रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस में है। उनका प्रोडक्शन इस साल शुरू हो जाएगा 25 में। अभी भी 80,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रपोजल हैं, हम ज़मीन देने में समर्थ नहीं हैं। 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट बन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को उसमें लैंड अलॉट की जाए, उनको सुविधा दी जाए। ये रोजगार का एक बड़ा अवसर उपलब्ध कराएगा। मैं आप सबसे एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि युवा मिल करके नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ हमें प्लेज लेने की आवश्यकता है कि नीति निर्माताओं ने हमारे देश के जिन मूल्यों पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाया था, हम उसी रास्ते पर चल करके जम्मू कश्मीर का, नए जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। जम्मू कश्मीर को भी विकसित करेंगे और विकसित भारत की यात्रा में जम्मू कश्मीर का योगदान किसी राज्य से न कम हो, इसका भी इंतज़ाम करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, विकसित भारत की जो यात्रा है, कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमान भाई, जब तक उनका विकास नहीं होगा विकसित भारत का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। ये बात सबको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एजुकेशन, इनोवेशन से लेकर स्टार्टअप सेक्टर में नए कीर्तिमान हम स्थापित करें। चलते चलते मैं 2 पंक्तियाँ कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा हो के भी तूफ़ान से जंग लेता हूँ, मैं कतरा हो के भी तूफ़ान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है। इसी से जलते हैं सहराए आरजू में चिराग, ये तिस्नगी तो मुझे ज़िंदगी से प्यारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत,
ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।